हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लक्ष्य। तो हम आ चुके हैं हमारे ओएस के लेक्चर नंबर 11 पर और आज हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है प्रोसेस से, प्रोसेस मैनेजमेंट आपके मॉड्यूल से। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होने वाले हैं। सबसे पहला हम स्वैपिंग डिस्कस करेंगे, फिर हम कंटेक्स्ट स्विचिंग डिस्कस करेंगे, ऑर्फन प्रोसेसेस और ज़ॉम्बी प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑर्फन प्रोसेस और ज़ॉम्बी प्रोसेसेस के बीच में डिफरेंसेस इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे बनती हैं ओएस में टर्मिनल पे हम इसको लाइव बना के भी दिखाएंगे आपको, कैसे ऑर्फन प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है, ज़ॉम्बी प्रोसेस कैसी दिखती है। ठीक है, हम ये सब अपना टर्मिनल पे करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो चलो यार, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्वैपिंग वाले पार्ट को। बट उससे पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जैसी 2 टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को मैं क्या बोलता हूँ, मैं सीपीयू शेड्यूलर भी बोल देता हूँ। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को मैं जॉब शेड्यूलर भी बोल देता हूँ। ठीक है, इसका डायग्राम कैसा दिखता है, हमारे पास एक जॉब क्यू होती है। ठीक है, एक रेडी क्यू होती है। ये हमारा इधर सीपीयू है, कहीं पे छोटा सा सीपीयू बना दिया हमने। ये आपकी जॉब क्यू है। ये कहाँ पर होती है, ये सेकेंडरी स्टोरेज में होती है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में यहाँ पर आपका एलटीएस काम करता है, यहाँ पर आपका एसटीएस काम करता है, डिस्पैचिंग करता है। ठीक है, ये आपका सीपीयू है, ये आपकी रेडी क्यू है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, लॉजिकल डायग्राम कैसा दिखता है। ठीक है, तो एलटीएस यहाँ पे काम करता है, कैसे काम करता है, एलटीएस क्या करता है आपका, वो मिक्स ऑफ प्रोसेस निकालता है। ठीक है, जो आपका यूजर है, यूजर ने तो बहुत सारी प्रोसेस शूट की हुई है। ठीक है, आपके पास P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है। अब देखो, जॉब शेड्यूलर का, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का क्या काम होता है, एक इंपॉर्टेंट काम उसका ये भी होता है कि वो मिक्स ऑफ प्रोसेस को चूज करे। अब मिक्स ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या है, आपके पास आईओ इंटेंसिव काम हो सकता है। ठीक है, आईओ इंटेंसिव प्रोसेस हो सकती है, आपके पास सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेस हो सकती है। तो आप चाहते क्या हो, एक अच्छी मिक्स इन दोनों टाइप की प्रोसेसेस का एक ऐसा मिक्सचर चाहते हो ताकि एक रेडी क्यू एक अच्छी रेडी क्यू हो। ठीक है, अगर सारी ही मैं सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेसेस रेडी क्यू में डाल दूंगा तो स्टारवेशन होने का चांस बढ़ जाएगा, आईओ में डाल दूंगा तो भी स्टारवेशन होने का चांस बढ़ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा एक ही टाइप की जॉब्स हो, तो मैं मिक्स चाहता हूँ। ठीक है, तो इनका मिक्स बनाने का काम, एक मिक्सचर बनाने का काम किसका है, वो है आपका जॉब शेड्यूलर का। ठीक है, जॉब शेड्यूलर इसी हिसाब से बेसिकली चूज करेगा प्रोसेस को, रेडी क्यू में डाल देगा। ठीक है, और एसटीएस का काम क्या था, एसटीएफ का काम यही था कि सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं इसको। ये कोई एक प्रोसेस उठाता है, उसको उठा के डिस्पैच कर देता है सीपीयू को, डिपेंडिंग अपॉन एल्गोरिथम यू हैव चूजन। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिस्टम। अब इसके बाद एक और टाइप का शेड्यूलर होता है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, बट इसको डिस्कस करने से पहले अभी हम शाउट आउट दे देते हैं अपने। So this video is sponsored by Cryo, world's leading project-driven platform to learn the latest technical skills. अगर आप इंटरेस्टेड हैं SDD टाइप प्रोफाइल्स के अंदर या फिर QA के बारे में आप सीखना चाहते हैं, सो Cryo इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं एंड यू विल लर्न विद प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस सिमिलर टू अ रियल जॉब। ऑल्सो यू विल बिल्ड अ डाइवर्स सेट ऑफ गाइडेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट वर्क लाइक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स टू मास्टर API टेस्टिंग, DevOps, Selenium with Java and more। इतना ही नहीं, इनका प्रोग्राम जो एक प्लेसमेंट गारंटी के साथ आता है ताकि मेक श्योर कर सकें, डबल श्योर कर सकें कि आपकी प्लेसमेंट लग रही है एक अच्छी कंपनी के अंदर। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे जिससे कि आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और आपका गिटहब पोर्टफोलियो और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 1 वीक के फ्री ट्रायल का इनका प्रोग्राम आता है, आप ट्रायल ले सकते हैं और साथ ही साथ अश्योर्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो आपको करना क्या है, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इनके प्रोग्राम पर अवेल कर सकते हैं, प्लेसमेंट ले सकते हैं और प्लेसमेंट लगने के बाद मुझे पार्टी दे सकते हैं। धन्यवाद। कमिंग बैक टू द वीडियो, तो अब हम डिस्कस करते हैं MTS, जिसको मैं क्या बोलता हूं, मीडियम टर्म स्केड्यूलर। ठीक है, मतलब हमने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर पढ़ा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पढ़ा, अभी बीच का है इनके बीच का। ठीक है, तो अब इसका क्या काम होता है यार, MTS जो है ना वो बेसिकली लेटली इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले जो बोलूँ मैं, क्लासिक OS जो है उसके अंदर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही होता था। ठीक है, मीडियम टर्म शेड्यूलर अभी लेटली ही इंट्रोड्यूस हुआ था, आजकल के सिस्टम में MTS होता है। ठीक है, तो ये क्या, इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम होता है, बहुत बार क्या होता है ना यार, आपने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है
वो बहुत इंक्रीज हो गई है। इसको इंक्रीज किसने किया है? इसको इंक्रीज LTS ने किया है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने इंक्रीज किया है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें अब रेडी क्यू में डाल दी हैं आपने, ठीक है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में रेडी क्यू में कितनी प्रोसेसेस हो सकती हैं उसको कहते हैं हम, ठीक है। तो अब ये इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ, अब इंक्रीज होने के बाद जब CPU प्रोसेस को रन करने लगा तब उसने देखा कि कोई उनमें 2-4 प्रोसेसेस ऐसी थी जो कि बहुत ज्यादा मेमोरी ले रही है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा मेमोरी ले रही है तो उस चक्कर में ना आपके पास मेमोरी ही खत्म हो जा रही है, तो रेडी क्यू सारी पूरी रेडी क्यू को मेंटेन करने की स्पेस ही नहीं है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेसेस को स्वैप आउट करना पड़ेगा, यानी कि रेडी क्यू से हटाना पड़ेगा उसको, ठीक है। स्वैप आउट बढ़िया मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आपकी रेडी क्यू है सपोज, ठीक है। ये आपकी रेडी क्यू है। रेडी क्यू में P1, P2, P3 ऐसे करके बहुत सारी प्रोसेस पड़े हुए हैं। मतलब P1, P2 बहुत ज़्यादा बेसिकली मेमोरी इंटेंसिव जॉब करने लग गई हैं और आपके पास स्पेस ही नहीं बच रही है, ठीक है। मतलब मैं क्या हूँ, जब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स अगर रन कर दिया, आपने उठाया अपना कंप्यूटर में सब कुछ जितने प्रोग्राम्स थे ना ओपन करते चलेगा, ओपन करते चलेगा, ओपन करते चलेगा। या फिर अगर मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन या iOS की बात करूँ तो आपने बहुत सारी ऐप्स जब खोल लेते हो तो आप देखोगे कुछ रिसेंट की ऐप्स जो आपने खोली थी वो तो दिखती हैं वहाँ पे मेमोरी में, पर कुछ ऐप जो है ना पीछे वो दिखती तो है आपको कि वो है, बट वो जब वो आप उन पे क्लिक करते हो तो रीलोड होने में बहुत टाइम लगाती है। क्यों? क्योंकि वो अभी मेमोरी में थी ही नहीं, वो किसी और एरिया में गई हुई थी। वो एरिया कौन सा है वो हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, P1 और P2 बहुत ज़्यादा मेमोरी इंटेंसिव थी, तो P3 P4 के लिए रेडी क्यू में भी रह पाए, जगह ही नहीं बची। तो जगह नहीं बची तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम एक एरिया है अलग से जिसको मैं स्वैप स्पेस भी बोल रहा हूँ, हम इन प्रोसेसेस को उठाते हैं और यहाँ पर स्वैप आउट कर देते हैं, ठीक है। जो P3 P4 ऐसा हो सकता है कि ये पूरी एग्जीक्यूट ना हुई हो, ऑब्वियसली पूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है तभी रेडी क्यू में है। हो सकती है आधी एग्जीक्यूट हुई, किसी एक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर पे, उनके रिस्पेक्टिव प्रोग्राम काउंटर पे वेट कर रही होंगी। तो मैं उसी स्टेट को ना उठा के एक स्वैप स्पेस में सेव कर दूंगा, और ये स्वैप स्पेस ना जनरली आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब SSD होगी, हार्ड डिस्क होगी, ठीक है। तो आपने स्वैप आउट कर दिया, इसी स्वैप स्पेस में इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, फॉर टाइम बिंग आपने रेडी क्यू को छोटा कर दिया और मेमोरी को एग्जॉस्ट होने से बचा लिया, ठीक है। तो अभी P1 P2 बढ़िया से काम कर रही होंगी। अब मान लो ऐसा होता है कि P1 जो है, जो मेमोरी इंटेंसिव जॉब कर रही थी, उसने इसको टर्मिनेट कर दिया, मतलब ये टर्मिनेट स्टेट पे चली गई, खत्म हो गई। अब P1 जो है बहुत ज्यादा मेमोरी ले रही थी, ठीक है। तो अब मेरे पास स्पेस बच चुकी है कि मैं वापस से P3 P4 जो कि स्वैप आउट हो गई थी, किसी सेकेंडरी स्टोरेज में चली गई थी, उनका सारा करंट स्टेट जो है मैंने सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर लिया था, मैं उसको उठा के वापस से रेडी क्यू में ले आऊं P3 P4 को, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूं, स्वैप इन। तो स्वैप आउट और स्वैप इन, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्वैपिंग। समझ गए? इसको फिर से एक बार समझते हैं। एक इससे बेटर डायग्राम है जो मैंने बनाया, तो थोड़ा सा काम चलाओ सा डायग्राम है, एक बेटर डायग्राम मैंने नोट्स में बनाया, उससे समझते हैं, ठीक है। आपके पास एक रेडी क्यू है, इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। CPU भी आपके पास है, ये वेटिंग क्यू है, IO है, और ये आपका एरिया है जहाँ पे पार्शियली एग्जीक्यूटिव स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आपके पास बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, कुछ प्रोसेसेस उसके अंदर ज़्यादा आ गई, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम इतनी बढ़ गई है कि आपकी मेमोरी जो आपने सोची थी कि उस मेमोरी में मेरा काम बन जाएगा, उस मेमोरी में आपका काम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इस चक्कर में आपने क्या किया, इस चक्कर में आपने कुछ प्रोसेसेस को स्वैप आउट कर दिया, ठीक है। कुछ प्रोसेस को आपने रिमूव कर दिया, करंट मेमोरी से, रेडी क्यू से रिमूव कर दिया। तो स्वैप आउट करने के लिए हम CPU की हेल्प करेंगे। ऐसे जो कंटेक्स्ट स्विचिंग, स्वैपिंग, इन सब के अलग से इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, इसको करने के लिए भी कर्नल के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, तो कर्नल इनको परफॉर्म करेगा। कर्नल कैसे परफॉर्म करेगा, अल्टीमेटली परफॉर्मर जो होता है, इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करता है, वो कौन होता है, वो CPU होता है। तो CPU क्या करेगा, उठा के कुछ जॉब्स को स्वैप आउट कर देगा। तो मान लो P3 P4 का एग्जाम्पल लिया था हमने, तो P3 P4 यहाँ पे आ जाएंगी, जो कि कौन सा एरिया है, सेकेंडरी स्टोरेज। और हम सबको पता है, हमने पढ़ा था स्टोरेजेस में कि सेकेंडरी स्टोरेज जो होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, क्योंकि सस्ती होती है ना, एक्सेस टाइम कम होता है तो इसलिए सस्ती होती हैं, तो ये स्पेस इनका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं इन प्रोसेस को उठा के डाल सकता हूँ, तो मैंने उठा के प्रोसेस को यहाँ पर डाल दिया। अब डालने के बाद क्या होगा, डालने के बाद P1 P2 जो अपनी मेमोरी इंटेंसिव जॉब्स थी वो काम कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ी देर बाद वापस से स्वैप इन कर लेंगे प्रोसेस को।
ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम स्वैपिंग बोल रहे हैं। और ये करता कौन है? ये MTS करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो आप देख रहे हो OS के अंदर ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि हर छोटी छोटी चीजों पे ना ऑप्टिमाइजेशन लगा रखी है। अभी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से मेरा काम बन रहा था, ठीक है, बट जो डिजाइनर्स है या फिर जो बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम जो लोगों को फेस हुई होगी वो कि बहुत सारी प्रोसेसेस आ गई और उसके बाद कोई ऐसी मेमोरी इंटेंसिव प्रॉब्लम आ गई, प्रोसेस आ गई, मेमोरी इंटेंसिव प्रोसेस आ गई, तो मैं क्या करूँ? तो हमने क्या करा, वापस से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से काम ना करा के मैं एक बीच में शेड्यूलर डाल देता हूँ, मीडियम टर्म शेड्यूलर, उसको अलग से स्पेस में बना के डाल दूंगा प्रोसेस को, जो कि पार्शियली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि करंट कंटेक्स्ट वाली प्रोसेस सारी यहाँ जाएंगी। एक टाइप की कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई है, मतलब उस कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं, एक टाइप की कंटेक्स्ट सेविंग होगी, ठीक है, जो सेव रिस्टोर करते हैं ना कंटेक्स्ट वाला, तो एक टाइप की सेविंग होगी, ठीक है। स्वैपिंग हमें समझ आ गया है। अब हम उसके बाद डिस्कस करते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग के बारे में, ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग के बारे में। कंटेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब कंटेक्स्ट स्विचिंग ना जब से OS की सीरीज शुरू हुई है, मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे लेक्चर से हम डिस्कस करना शुरू हो गए थे, बट इसको थोड़ा सा फॉर्मली आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, प्रोसेस स्टेट्स, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, PCB के बारे में पढ़ चुके हैं। जो जब मैंने बताया था पहले कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, तब PCB शायद हमें नहीं पता था, ठीक है। तो अब हम इसको फॉर्मली अगर बोलूँ तो क्या होता है, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग के अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप बैठ के अभी गाने सुन रहे हो या PUBG गेम खेल रहे हो, ठीक है, गेम खेल रहे हो, अब गेम खेलते थे, पीछे से पापा आते हैं, सुन नीचे ना स्विगी वाला आया है, उससे खाना लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको उस टाइम आपका करंट कंटेक्स्ट जो था, अगर आप गाने सुन रहे थे, आप गाने पॉज करोगे, ठीक है, जिस गाने पे आप थे उसको पॉज करोगे, फोन बंद करोगे, ईयरफोन निकालोगे, यानी कि आप जो आपका दिमाग में कंटेक्स्ट था, जो अभी आप जिसको काम को कर रहे थे, उस काम का जो फोकस था, आप उठा के उसको कहीं सेव कर दोगे, टेबल पे फोन को रख दोगे, सेव कर दोगे, ठीक है, उस काम को। और आप नीचे जाओगे और नीचे जाके स्विगी वाले से आप डिलीवरी लोगे, ऊपर आके पापा को दे दो कि ये एक टास्क हो गया, टास्क बी है, ये टास्क बी आपने कर लिया। जैसे ही काम कंप्लीट करा, अपने पापा को दे दिया खाना, ठीक है, और आप वापस आए, और वापस आने के बाद आपने अपना दोबारा से, जहाँ पे आपका बीच में गाना छूटा हुआ था, आपने दोबारा से ईयरफोन लगाई और अपने वापस पुराने वाले कंटेक्स्ट पे लौट गए, ठीक है, आपने अपने पुराने कंटेक्स्ट को रीस्टोर कर लिया, ठीक है। तो इस चीज को मैं बोलता हूँ कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज है ये, बेसिकली मैं बोलूँ डेली लाइफ में हम बहुत बार करते हैं, डेली करते हैं, ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो अब OS के टर्म्स में बात करूँ मैं, थोड़ा सा OS के टर्म्स में बात करूँ, तो आपके पास एक P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि प्रोसेस की एट्रीब्यूट्स होती हैं, ठीक है, प्रोसेस की एट्रीब्यूट्स होती हैं जिसको मैं PCB के थ्रू दिखाता हूँ। ये मेरा PCB है, PCB बेसिकली मेन चीज ले लेता हूँ इसमें, कि इसमें प्रोग्राम काउंटर होता था हमारा, और रजिस्टर्स होते थे, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर होता था, रजिस्टर्स होते थे, इधर भी प्रोग्राम काउंटर होता था, रजिस्टर्स होते थे, स्टेट होती थी, इधर भी स्टेट होती थी, ठीक है, इधर बना देते हैं PID, और क्या होता था, फाइल हैंडल्स, FDs। तो बेसिकली हमारी ये बड़ा गंदा डायग्राम बना है। ये दो प्रोसेसेस है, इनके रिस्पेक्टिव दो PCB हैं, इसको मैं PCB1 बोल देता हूँ, PCB2 बोल देता हूँ। ये PCB कहाँ होती है? आपके पास एक प्रोसेस टेबल होती है, प्रोसेस टेबल की एंट्री होती है PCB, ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर है ये, जो कि प्रोसेस के बारे में सारी चीजें डिस्क्राइब करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब कंटेक्स्ट स्विचिंग का क्या मतलब है, जब CPU को कंटेक्स्ट स्विच करना होता है, CPU कंटेक्स्ट स्विच कब करना होता है? जब किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस वेट स्टेट पे चली जाती है, यानी कि IO करने चली गई है, प्रोसेस IO करने चली गई, ठीक है, और या फिर एक प्रोसेस का टाइम क्वांटम खत्म हो गया टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पर्टिकुलर प्रोसेस जिसका टाइम क्वांटम खत्म हुआ है या जो IO करने चली गई है, उसका करंट कंटेक्स्ट सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अब CPU उसके पास नहीं रहेगा, अब CPU कुछ सी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, CPU के पास अभी P1 थी, ठीक है, अब CPU क्या करेगा, CPU के अंदर क्या होता है, कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं आपके, हमने बात करी थी SP, CP, इस टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, CPU रजिस्टर्स, CPU के कुछ रजिस्टर्स होते हैं। अब क्या होगा, CPU क्या करेगा, अभी मान लो प्रोग्राम आपका किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूट होता है, इसका एड्रेस मैं 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, CPU करेगा कि अभी का कंटेक्स्ट सेव कर लो, सेव करने के लिए क्या करेगा, वो उठा के
कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी जैसे 2 इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट है तो यहाँ पे 2 लिख देगा, और जो जितने भी सीपीयू के रजिस्टर्स होंगे, रजिस्टर्स अलग अलग सीपीयू आर्किटेक्चर्स में अलग अलग सीपीयू में अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, काउंट भी उनका अलग अलग होता है, तो वो उठा के सारे रजिस्टर्स की जो अभी करंट वैल्यू थी वो उठा के इस रजिस्टर्स वाले पीसीबी की एंट्री में सेव कर देगा इन सारे रजिस्टर्स को, ठीक है, और करंट स्टेट को चेंज कर देगा, ठीक है, करंट स्टेट को चेंज कर देगा। एफडी जो ओपन थे सारी जितनी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो अभी करंट कंटेक्स्ट था पूरी प्रोसेस का वो उठा के आपका पीसीबी में सेव कर देगा, और किस पीसीबी में सेव करेगा, P1 के कॉरस्पॉन्डिंग पीसीबी में सेव कर देगा। और अब उसके बाद मान लो उसको P2 शेड्यूल करनी थी, P2 शेड्यूल करने के लिए वो क्या करेगा, P2 भी कभी सेव हुई होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके करंट रजिस्टर की वैल्यू जो उस टाइम रजिस्टर्स की वैल्यू थी वो उठा के सीपीयू के रजिस्टर्स में कोरस्पॉन्डिंग कॉपी कर देगा। प्रोग्राम काउंटर कौन सा था वो सीपीयू को बताएगा कि भाई अब तुझे यहाँ से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, कौन कौन से फाइल डिस्क्रिप्टर ओपन थे या फिर डिवाइस डिस्क्रिप्टर्स ओपन थे, इन सबको उठा के वापस से सीपीयू देगा। तो अब इसका मतलब मैंने P2 का कंटेक्स्ट को रिस्टोर कर लिया, ठीक है, और P1 के कंटेक्स्ट को मैंने सेव कर लिया। तो इस पूरी प्रोसेस को मैं कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलता हूँ मोटा मोटा, ठीक है। और ये करता कौन है, कंटेक्स्ट स्विचिंग करता कौन है, ओएस में कर्नल करता है, ठीक है, कर्नल इस काम को करता है। ये सारे जो लो लेवल काम है ना ओएस के कर्नल करता है, ठीक है, यूजर स्पेस तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यार जब भी कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है ना, कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है ना प्योर ओवरहेड है, इसको मैं प्योर ओवरहेड बोलता हूँ। प्योर ओवरहेड का क्या मतलब है कि मतलब जब भी कंटेक्स्ट स्विचिंग का काम कर रहे होते हैं ना, सीपीयू ही करेगा, सीपीयू के बेसिकली कर्नल के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई जो कंटेक्स्ट स्विचिंग को एनेबल करती है, ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कंटेक्स्ट स्विचिंग करता है, वो प्रोग्राम भी सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। तो जब भी ये कंटेक्स्ट स्विचिंग का काम होता है तो रेडी क्यू से किसी प्रोसेस को कोई एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता। इसका मतलब उस पॉइंट पे सारी प्रोसेसेस में से किसी प्रोसेस पे सीपीयू बिजी नहीं है, यानी कि मेरा कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, कोई यूजफुल वर्क नहीं कर रहा हूँ यूजर पर्सपेक्टिव से, मैं सिंपली कंटेक्स्ट स्विच कर रहा हूँ। तो यूजर पर्सपेक्टिव से ये एक ओवरहेड है, यूजर की डिफाइंड जो प्रोसेसेस थी जो रेडी क्यू में पड़ी थी उनमें से कोई काम नहीं हो रहा है, कंटेक्स्ट स्विचिंग वाला काम हो रहा है, यानी कि ये एक प्योर ओवरहेड है यूजर पर्सपेक्टिव से। तो इसको मैं प्योर ओवरहेड भी बोलता हूँ क्योंकि इस पॉइंट पे कोई यूजफुल वर्क नहीं हो रहा है। और जो स्पीड होती है ना कंटेक्स्ट स्विचिंग की, कितने टाइम में हो जाएगा, P1 P2 में स्विच जो है वो कितने मिली सेकेंड्स में होगा या कितनी इंस्ट्रक्शन साइकिल्स में हो जाएगा, ये सारा डिपेंड करता है आपका कि आपके जो रजिस्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, कितने बढ़िया बने हुए हैं। उसके अलावा जहाँ पे आप कंटेक्स्ट स्विचिंग कर रहे हो मेमोरी की स्पीड कितनी है, जो जैसे पहले हम बात करते थे ना कि ये DDR2 रैम है, DDR3 DDR4 रैम है, तो रैम की स्पीड इंक्रीज होती गई, तो रैम की स्पीड इंक्रीज होती गई तो कंटेक्स्ट स्विचिंग में टाइम कम लगने लगा तो सीपीयू फास्ट, बेसिकली पूरा सिस्टम फास्ट हो गया, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि कंटेक्स्ट स्विचिंग किस जिन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मशीन टू मशीन अलग होता है क्योंकि आर्किटेक्चर अलग है सबका, ठीक है, मेमोरी की स्पीड अलग है एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया कंटेक्स्ट स्विचिंग, दोबारा से डिस्कस कर लिया हमने हमारे लेक्चर में, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्फन प्रोसेस, तीसरा टॉपिक है हमारा ऑर्फन प्रोसेस। अब हम आते हैं ऑर्फन प्रोसेस पे। अब ऑर्फन क्या होता है, ऑर्फन वर्ड क्या होता है ऑर्फन? जिसके माता पिता नहीं होते। दुखी क्यों है तू इतना? भाई लोग आज ना बब्बर का ब्रेकअप हुआ है तो थोड़ा दुखी है भाई हमारा, चलो कोई नहीं, अब पढ़ाई तो करनी है पर, ठीक है। तो ऑर्फन प्रोसेस क्या होता है, ऑर्फन ऐसी प्रोसेस है जिसका पेरेंट नहीं है, ठीक है। ऑर्फन प्रोसेस डिस्कस करने से पहले यार हमने पहले डिस्कस किया था कि जो भी प्रोसेस बनती है वो फॉर्क कमांड से बनती है, ठीक है, फॉर्क कमांड से बनती है। अब फॉर्क कमांड क्या करती है, वो कोई पेरेंट प्रोसेस फोर्क को कॉल करता है और एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है, ठीक है, यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी प्रोसेस जो होगी ना वो किसी का चाइल्ड होगी, ठीक है। और जो सबसे पहली प्रोसेस होती है वो ही एक इकलौती प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अगर मैं एक लिनक्स सिस्टम का एग्जांपल लूँ तो जो इनिट होती है ना, इनिट एक पहली प्रोसेस होती है, सबसे पहली प्रोसेस है, सबसे पहली प्रोसेस है, इसकी PID भी 1 होती है, ठीक है, PID इसकी 1 होती है। इनिट के बाद फर्दर आपके कर्नल की फर्दर प्रोसेसेस बनती हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेसेस आपकी बनती जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस मैं इसको इनिट प्रोसेस बोलता हूँ, ये 0th प्रोसेस है या सबसे पहली प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एक लिनक्स सिस्टम में होती है। अब मैं आता हूँ ऑर्फन प्रोसेस के एग्जैक्ट टॉपिक पर। अब यार देखो, आपके पास एक प्रोसेस है P1, आपके पास एक प्रोसेस है P1, ठीक है, और ये भी रन स्टेट पे है,
रनिंग स्टेट पे है, आपने इससे फॉर्क करी एक चाइल्ड प्रोसेस P2, ठीक है, चाइल्ड है ये भी रनिंग स्टेट पे है, ठीक है। अब P1 पे क्या हुआ, P1 जो चल रही थी, P1 में कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ था जिससे एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन आने के बाद ये टर्मिनेट कर गई। अब टर्मिनेट करने के बाद, ठीक है, यानी कि या तो एक्सेप्शन आके टर्मिनेट हुई या फिर मैंने वेट नहीं लगाया। किसी भी प्रोग्रामर की ना जिम्मेदारी होती है कि अगर वो एक फॉर्क करके एक चाइल्ड प्रोसेस बना रहा है तो पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस का वेट करे। ये सिंपल नॉर्म है, ठीक है। हमने क्या ऐसा कोड लिख दिया गंदा सा कि ये काम नहीं हो रहा, पेरेंट एग्जिट कर गई। अब पेरेंट एग्जिट करने के बाद जो P2 प्रोसेस बची ये अनाथ हो गई, इसका पेरेंट अब नहीं है, हमें नहीं पता इसका पेरेंट कौन है। अब ओएस क्या करेगा इस पॉइंट पे, पेरेंट ही नहीं है तो उसको ट्रैक कैसे करेगा। जैसे अभी डायग्राम बना के दिखा था ना, ट्री स्ट्रक्चर सबसे पहले इंड प्रोसेस होती है, फिर बहुत सारी प्रोसेस थी, ठीक है, नीचे ट्री स्ट्रक्चर बन रहा था, एक ऐसी प्रोसेस भी होगी जो प्रोसेस फर्दर बनाती है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने उस ट्री में से पूरा डिटैच कर दिया, उसके पेरेंट को उड़ा दिया। अब इस प्रोसेस का क्या होगा, क्या ये प्रोसेस अनाथ ही रहेगी, क्या लगता है आपको? अब इसमें ओएस क्या करता है ना, ओएस करता है चालाकी कि ऐसा कुछ लिखा है आपने, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है, अल्टीमेटली होना क्या चाहिए, नॉर्मली अगर देखूं तो पेरेंट होना ही चाहिए, ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं होना चाहिए जिसका पेरेंट बेसिकली गायब हो गया, ठीक है। बट क्योंकि कुछ भोले प्रोग्रामर से लिख देते हैं तो इस केस में ओएस जो है इंटेलिजेंट है। ओएस क्या करता है, ओएस उठा के इसकी जो लिंकेज है पेरेंट की वो इनिट प्रोसेस को दे देता है, यानी कि P2 जो होगा, जो इसका पेरेंट P1 हुआ करता था, जो कि अब एग्जिट हो गया है, अब P2 का पेरेंट कौन होगा, वो इनिट होगा। इनिट को क्या थी, हमारी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ओएस, ठीक है। तो ओएस ने प्रोसेस मैनेजमेंट तो करनी है, ओएस को ट्रैक चाहिए पूरा कौन सी प्रोसेस कहाँ पे है, तो इस चीज को हम क्या करते हैं, इसका पेरेंट मैं किसको बना रहा हूँ, इनिट को बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा सोचोगे ना कि जो ओएस के अंदर ना ट्री की इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्रोसेस के अंदर भी ट्री की इंप्लीमेंटेशन दिख रही है हमें, ठीक है। तो ये हमारा होगा ऑर्फन प्रोसेस। अब ऑर्फन प्रोसेस एक बार हम सिस्टम पे आते हैं, बना के देखते हैं कैसे बनती है, कैसी दिखती है, ठीक है। चलो मैंने ना पहले एक बैश स्क्रिप्ट बना के रखी हुई है इस काम के लिए, डेस्कटॉप पे चलते हैं, वहां जाकर देखते हैं ऑर्फन, ठीक है। तो अब देखो कि जो पहली लाइन तो हमें पता है, बस बताने के लिए है, बैश स्क्रिप्ट है। दूसरी लाइन में मैंने कमेंट की हुई है, इस पर ध्यान मत दो। अभी ये वाली लाइन देखो, स्लीप 200, ठीक है। अभी ये मैं इसको अगर चलाऊं, इसको रन करूं, इससे पहले मैं देखता हूं कि जो मेरा ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल की पीआईडी क्या है। इस टर्मिनल की पीआईडी है 9161, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, बैश ऑर्फन, अगर मैं इधर जाके देखूं ES-AL, तो मुझे क्या दिख रहा है, ठीक है। मेरे पास सबसे पहले 9161 ढूंढते हैं, ये रहा 9161 नाम से, ये ZSH क्या है, ये हमारा टर्मिनल खुला हुआ है, ठीक है। अब इसने 9161 ने क्या उठाया, ये बैश ऑर्फन वाली प्रोसेस को चलाया। ये प्रोसेस आपकी, इसकी पीआईडी क्या है 9185, इसकी पीआईडी क्या थी 9161, जो कि पीआईडी है आपकी टर्मिनल की, ठीक है। 9161 चलाया। अब ये 9161 ने यहाँ पर सिस्टम कॉल जो स्लीप कॉल करी हुई, स्लीप हमें दिख रही है कि 9185, जो कि ऑर्फन प्रोसेस की पीआईडी है, उस वो एक पेरेंट है किसका, स्लीप 200, जो आपने सिस्टम कॉल की हुई है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, तो ये नॉर्मल फ्लो है। अब थोड़ी देर में मान लो ये आपका स्लीप अगर एग्जिट करेगा, तो स्लीप जब एग्जिट करेगा 200 सेकेंड्स के बाद, तो ये भी एग्जिट करेगा, इसका पेरेंट को पता चल जाएगा, 9185 जो इसका पेरेंट था, ये बैश स्क्रिप्ट भी एग्जिट कर जाएगी। ऐसे सिंपली काम चलेगा। यहाँ पर पेरेंट बेसिकली वेट कर रहा है, ठीक है, पेरेंट यहाँ पर वेट कर रहा है। अगर इसको मैं इधर समझाने की कोशिश करूँ, तो हमने क्या लिखा हुआ था, हमारे पास टर्मिनल है, टर्मिनल ने ऑर्फन डॉट एस एच चलाई, ऑर्फन डॉट एस एच ने स्लीप कॉल किया, स्लीप 200, ठीक है। स्लीप 200 अब यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँ ये पेरेंट था इसका, ये पेरेंट था इसका, ठीक है। अब नॉर्मली जैसे ही ये स्लीप 200 खत्म होगी सिस्टम कॉल, तो इसको पता चलेगा ये जो इसकी पेरेंट है, स्लीप 200 की पेरेंट कौन है, स्लीप 200 की पेरेंट ऑर्फन डॉट एस एच है। ऑर्फन डॉट एच एन जो कि वेट कर रहा है भाई कि स्लीप तू खत्म हो जा। अगर ये स्लीप खत्म होता है, यानी इसकी चाइल्ड प्रोसेस खत्म होती है, तो ये पेरेंट को बता देगा कि हाँ चाइल्ड प्रोसेस खत्म हो गई है,
ठीक है। सिमिलरली फिर जैसे ही ऑर्फन डॉट एस खत्म होगी तो टर्मिनल को बता देगा कि उसकी पेरेंट खत्म हो गई, ऐसे इनकी सबकी एंट्री यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। और इसमें एक और चीज़ अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि जब भी आपकी पेरेंट से चाइल्ड प्रोसेस बनती है, ठीक है, तो जो पेरेंट प्रोसेस है ना वो तब तक वेट करती है जब तक चाइल्ड एग्जिट ना कर जाए। और पेरेंट चाइल्ड का वेट क्यों करती है? वो चाहती है कि चाइल्ड ने क्या रिटर्न किया, बेसिकली चाइल्ड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई कि नहीं। चाइल्ड का जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो उसको रीड करता है, उसको रीड करने के बाद देखता है कि वो पर्टिकुलर चाइल्ड जो है वो ढंग से एग्जीक्यूट हुआ था कि नहीं, या जो भी उसका एग्जिट स्टेटस है उसको नोट करता है। जब वो एग्जिट स्टेटस को रीड कर लेता है तब जाके प्रोसेस टेबल में से चाइल्ड प्रोसेस की एंट्री डिलीट होती है कि हाँ, पेरेंट को पता चल गया है कि चाइल्ड का क्या हुआ था, अब प्रोसेस टेबल में से उसको हटा दो, ठीक है। इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं यहाँ पे। तो ये था। अब हम ऑर्फन प्रोसेस पे वापस आते हैं, स्क्रीन पे वापस आते हैं। ये अभी भी चल रही है, इसको किल करने की कोशिश करते हैं हम। किल, ये देखो अपने आप ही किल हो गई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आप देखो यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं पड़ी है हमारे पास। 9161 नाम की प्रोसेस अभी भी है हमारे पास, ठीक है। ये टर्मिनल अभी भी खुला हुआ है। तो अभी हमने देखा है तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन था कि स्लीप कॉल हुआ था, स्लीप ने बोल दिया मैं फिनिश हो गया, तो ऑर्फन डॉट एस एच पी फिनिश हो गई एंड सो ऑन। अब मैं इस कोड को थोड़ा चेंज करता हूँ, इस कोड को थोड़ा चेंज करता हूँ। अब मैं ये हटाता हूँ और ये डाल देता हूँ। ये जो एंड एम्परसेंट लगाओ ना एंड में, एम्परसेंट, ये जो एम्परसेंट क्या करता है, ये बोलता है एक नई प्रोसेस की तरह उसको इनिशिएट कर देता है, ठीक है। बेसिकली डिटैच हो जाती है यहाँ पे प्रोसेस, यानी कि ये बैच स्क्रिप्ट तो चल ही रही थी, अब ये स्लीप 200 जो है ये अलग से डिटैच होकर अलग से प्रोसेस चलेगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो क्लियर कर देते हैं, PS माइनस AL दिखाते हैं आपको। टर्मिनल हमारा चल रहा है 9161 PID के साथ में, ठीक है। 9161 PID के साथ में टर्मिनल हमारा चल रहा है। इसको मैं अब रन कर देता हूँ और AL करता हूँ। अब ये देखो, अब क्या हुआ कि आपकी जो ये प्रोसेस रन हुई थी ऑर्फन डॉट sh, जो उसने स्लीप कॉल किया था वो एक अलग से प्रोसेस कॉल हुई थी, ठीक है। और वो अलग से प्रोसेस कॉल हुई, ये डिटैच हो गई ऑर्फन डॉट sh वाली प्रोसेस से, और ऑर्फन डॉट sh जो एग्जिट कर गई, आप देख रहे हो यहाँ टर्मिनल पे मुझे दिख चुका है, यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल आ चुका है। और अगर मैं अब स्लीप 200 को देखूँ, स्लीप 200 को देखूँ तो इसकी PID जो कि 9228 थी, अब उसकी PPID क्या है 1। और PPID किसकी PID है, PPID किसकी PID है, वो इनिट प्रोसेस की PID है। तो अभी यहाँ पर हुआ क्या, इसको समझते हैं। यहाँ पर हुआ क्या, हमारे पास टर्मिनल था, ठीक है। टर्मिनल ने क्या शूट किया, ये पेरेंट है टर्मिनल, ठीक है, अभी ग्रैंड पेरेंट। टर्मिनल ने क्या शूट किया, टर्मिनल ने ऑर्फन डॉट sh को शूट किया, फॉर्क किया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ऑर्फन डॉट sh ने क्या करा, ऑर्फन डॉट sh ने क्या किया, स्लीप 200 को एम्परसेंट के साथ कॉल किया। एम्परसेंट का मतलब कि प्रोसेस डिटैच होकर एक नई प्रोसेस बन गई है, ठीक है। यहाँ पे इसको फॉर्क किया। अब फॉर्क करने के बाद ऑर्फन ने इस प्रोसेस का, ऑर्फन ने इसका स्लीप 200 का वेट नहीं किया, वेट जो है नहीं किया। वेट नहीं करने का क्या नतीजा हुआ, ऑर्फन जो हो गई वो एग्जिट कर गई। और जो ये वाली प्रोसेस थी हमारे पास, स्लीप 200 वाली प्रोसेस है, ये ऑर्फन बन गई। इसको मैं ऑर्फन प्रोसेस बोल रहा हूँ अभी। और जो ऑर्फन प्रोसेस को मैं देख सकता हूँ यहाँ पे प्रूफ के साथ कि ये स्लीप 200 ऑर्फन बन चुकी है, क्योंकि इसकी PID जो है 1 हो गई है, यानी कि इसका जो पेरेंट है, इसके जो पेरेंट वाला जो एंट्री है अब वो 1 बन चुकी है, यानी कि इनिट प्रोसेस को दे दी गई है, ठीक है। तो ये हमारी ऑर्फन प्रोसेस का लाइव एग्जाम्पल हो गया। अब चौथी चीज डिस्कस करते हैं, ज़ॉम्बी प्रोसेस। ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होता है, ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या होता है? ज़ॉम्बी प्रोसेस बताने के लिए भाई हम एक डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक P1 प्रोसेस है, ठीक है, और P1 प्रोसेस ने P2 फॉर्क की, P1 प्रोसेस ने P2 फॉर्क करी। ये क्या होगा आपका पेरेंट, ये क्या हो गया आपकी चाइल्ड, ठीक है। अब चाइल्ड जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, और चाइल्ड ने क्या किया, एग्जिट कॉल कर दिया। डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब इस केस में क्या होगा देखो,
डायग्राम बन गया है हमारा। अब डायग्राम में क्या है कि सबसे पहले हमारे पास P1 प्रोसेस है, ठीक है, P1 प्रोसेस है, इसने फॉर्क करी P2, हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस बन गई। चाइल्ड प्रोसेस अब इधर एग्जीक्यूट हो रही है, एग्जीक्यूट होने के साथ साथ चाइल्ड प्रोसेस क्या हुई, टाइम से पहले एग्जिट हो गई। अब एग्जिट होने के बाद क्या हुआ कि नॉर्मली क्या होता है, चाइल्ड प्रोसेस का वेट करती है पेरेंट प्रोसेस। पेरेंट प्रोसेस वेट करती है कि भाई तू पहले एग्जिट हो जा, और जब तू एग्जिट हो जाएगी तो तेरा एग्जिट स्टेटस मैं रीड कर लूंगा। एग्जिट स्टेटस रीड करने के बाद, और रीड करने का क्या तरीका है, एग्जिट स्टेटस रीड करने के लिए मैं वेट का यूज करता हूँ, वेट कमांड कॉल करूंगा, एग्जिट स्टेटस रीड होगा, रीड करने के बाद पता चलेगा कि हाँ चाइल्ड एग्जिट हो गई है, तो पेरेंट अपना मस्त वो भी एग्जिट कर जाएगा। और जब ऐसे ये दोनों काम प्रॉपरली हो जाएंगे तो प्रोसेस टेबल से चाइल्ड की एंट्री डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ है कि हमने क्या किया कि वेट जो है ना बहुत काफी लॉन्गर वेट कर लिया, मैं बोल सकता हूँ इसको, मान लो इसने 5 मिनट वेट करा और ये 2 मिनट में एग्जिट हो गई। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ना, ये जो 3 मिनट का गैप पड़ रहा है 5 मिनट और 2 मिनट के बीच में, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो P2 प्रोसेस है वो एक ज़ॉम्बी प्रोसेस बन जाएगी, ठीक है। P2 प्रोसेस ज़ॉम्बी प्रोसेस बन जाएगी। इस ज़ॉम्बी प्रोसेस को बोल क्यों रहा हूँ मैं, क्योंकि जब एग्जिट कॉल होता है ना, किसी प्रोसेस का जब एग्जिट कॉल होता है तो जितने भी रिसोर्सेज उस प्रोसेस ने ओएस से मांग रखे थे, ओएस से जो रिसोर्सेज ब्लॉक कर रखे थे, सारे रिसोर्सेज वो रिलीज कर देता है। अब रिसोर्सेज रिलीज करने के बाद क्या होता है कि रिसोर्सेज तो फ्री हो गए, बट जो प्रोसेस टेबल है उसके अंदर चाइल्ड प्रोसेस की एंट्री अभी भी पड़ी रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोसेस टेबल बढ़ सकती है। अब किसी भी ओएस का ना एक लिमिट होती है प्रोसेस टेबल की, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप ओएस, जितने डिफरेंट टाइप के ओएस है, लिनक्स, विंडोज वगैरह, आप इस पे देखोगे कि जो प्रोसेस टेबल की एंट्रीज, कितनी एंट्रीज हो सकती हैं, इसको आप गूगल करोगे और कमेंट सेक्शन पे लिखना, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे आप लिखोगे कमेंट्स पे, ओके, ये आपका होमवर्क हो गया। तो बैक टू द वीडियो, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर एग्जिट कॉल होता है तो रिसोर्सेज तो हमारे सारे रिलीज हो जाते हैं, बस प्रोसेस टेबल की एंट्री डिलीट नहीं होती। और इसकी वजह से क्या होता है, प्रोसेस टेबल जो कि खुद एक रिसोर्स है, वो बेसिकली एग्जॉस्ट हो जाएगा। वो उसको एग्जॉस्ट होने के बाद कोई नई प्रोसेस नहीं आ पाएगी। अगर बहुत सारी ज़ॉम्बी प्रोसेस आपने बना दी, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपके पास पीआईडी जो प्रोसेस टेबल है उसके अंदर कोई और नई पीआईडी आ ही नहीं पाएगी, उस पीआईडी को मैं यूज ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपकी बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक है। अब नॉर्मली वर्कफ्लो कैसे चलता है, ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या करती हैं, ज़ॉम्बी प्रोसेस तब तक एंट्री पे रहेगी जब तक जो पेरेंट प्रोसेस है वो वेट को कॉल करके उसका एग्जिट स्टेटस रीड नहीं कर लेता। और जब वो एग्जिट स्टेटस रीड कर लेता है, यानी कि जो यहाँ पे 5 मिनट के बाद जो एग्जिट स्टेटस जब रीड कर लेगा, उस रीड करने के बाद क्या होगा कि इस ज़ॉम्बी प्रोसेस की प्रोसेस टेबल से एंट्री निकल जाएगी, और निकलने के बाद आपका पेरेंट भी एग्जिट कर जाएगा एंड सो ऑन। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, रीपिंग ऑफ ज़ॉम्बी प्रोसेस, यानी कि ज़ॉम्बी प्रोसेस को मैंने प्रोसेस टेबल से डिलीट कर दिया। तो डिलीट कैसे किया, पेरेंट आया आके वेट कॉल करा, उसने उसका एग्जिट स्टेटस को रीड कर लिया, ठीक है। तो ये आपकी ज़ॉम्बी प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसमें 2-4 चीज़ें यार, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर पेरेंट प्रोसेस ने वेट को कॉल ही नहीं किया, ठीक है, अब पेरेंट प्रोसेस ने वेट को कॉल ही नहीं किया। अभी हम डिस्कस कर रहे थे वेट क्यों कॉल करना है, वेट कॉल करके मैं एग्जिट स्टेटस रीड करता हूँ, यानी कि पेरेंट सेटिस्फाई होता है कि हाँ जो मेरा चाइल्ड है वो ढंग से एग्जिट हुआ कि नहीं है, उसका क्या एग्जिट स्टेटस था। और एग्जिट स्टेटस रीड करने के बाद ही मैं प्रोसेस टेबल से एंट्री डिलीट करता हूँ। तो हम एक सिनेरियो ले रहे हैं कि पेरेंट ने वेट को कॉल ही नहीं किया, इतना गंदा प्रोग्राम लिखा हुआ है किसी ने कि वेट कॉल ही नहीं हुआ। वेट कॉल होने की वजह से क्या होगा, कोई प्रॉपर रिसोर्स लीक तो नहीं होगा, मेरा रिसोर्सेज तो छोड़ ही चुका, बट जो आपकी प्रोसेस टेबल है वो एग्जिट हो जाएगी, सबसे पहली प्रॉब्लम। और अगर पेरेंट प्रोसेस ही एग्जिट कर गई, सोचो, वेट तो छोड़ो, पेरेंट प्रोसेस ही एग्जिट कर गई, वो वेट करने के लायक ही नहीं है। इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं बोलूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बग है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बग है, बहुत सारी आपकी ज़ॉम्बी प्रोसेस इकट्ठा होती रहेंगी, और एक पॉइंट के बाद वही होगा आपका कि प्रोसेस टेबल जो है आपकी भर जाएगी, और आपका एक प्रोसेस टेबल खुद एक रिसोर्स है, रिसोर्स लीक भी बोलूंगा मैं इसको, रिसोर्स लीक हो गया, रिसोर्स लीक हो गया। तो ये थी आपकी ज़ॉम्बी प्रोसेस की थ्योरी। अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं एक बार चला के कैसा लगता है। बैक टू द स्क्रीन। तो अभी हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैट zombie.sh इसी नाम से होगा, यस। तो हमने एक बैश स्क्रिप्ट बनाई है, ठीक है। एक बैश स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास एक फॉर लूप है। फॉर लूप में हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्रोसेस शूट करेंगे, जो कि एम्परसेंड करके जब हम शूट करते हैं तो एक साइलेंट प्रोसेस शूट होती है, ठीक है, बैकग्राउंड में चलती है। बहुत सारे प्रोसेस शूट करेंगे, बहुत सारे प्रोसेस शूट करने के बाद टर्मिनल जो है, अभी अगर मैं एम्परसेंड नहीं लिखता ना तो क्या होता कि ये जैसी फॉर लूप रन होता, वो फॉर लूप रन होने के बाद स्लीप 1 सेकंड, फिर वो वेट करता कि ये स्लीप एग्जिट होगा, तो फिर नेक्स्ट स्लीप चलता,
फिर वो एक नेक्स्ट स्लीप के लिए एग्जिट करता, ऐसे एंड सो ऑन। तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने फॉर लूप जल्दी से चलाया और 1 करके हमने एम्परसेंट दिया, एम्परसेंट देके न्यू प्रोसेस बना के इसको जल्दी जल्दी इसको रन कर दिया स्लीप को। तो स्लीप 1 करके बहुत सारे प्रोसेस बन जाएंगी, 100 प्रोसेस बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी बैच स्क्रिप्ट में लिखा कि मैं 100 इसी बैच स्क्रिप्ट को 100 सेकंड के लिए और रोक देता हूँ एग्जीक्यूट कमांड कॉल करके, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी चलाऊं, इसको मैं रन करूं, बट उससे पहले भी हम देखते हैं कि क्या अभी सिस्टम में अभी कोई ज़ॉम्बी प्रोसेस है। इसके लिए मैं ये कमांड यूज़ करूंगा। तो अभी मैं देखूं तो कोई मुझे ज़ॉम्बी प्रोसेस नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। कोई ज़ॉम्बी प्रोसेस मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये जो एक एंट्री भी मुझे दिख रही है, ये जेड जो है ये ग्रैप वाला कमांड है, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, ज़ॉम्बी नहीं बैश ज़ॉम्बी डॉट sh, इसको मैं अगर रन करूँ और अब मैं देखूंगा यहाँ पर PS-AL करके, तो अब देखो कितनी सारी स्लीप की कमांड दिख रही है आपको, और ये सारी ज़ॉम्बी बनी बैठी हैं अभी। इन सब की एंट्री Z+, देखो ये सब ज़ॉम्बी प्रोसेस बनी हुई हैं, ठीक है यार। अब इसको समझते हैं क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनल था, टर्मिनल की PID 9161 थी। 9161 PID ने क्या लॉन्च किया, उसने लॉन्च करी ये पर्टिकुलर स्लीप 100 कमांड, ठीक है। 9161 ने ये स्लीप 100 कमांड लॉन्च करी। ये स्लीप 100 क्यों दिख रही है, ये आपकी बैश स्क्रिप्ट है। ये जो बैश स्क्रिप्ट हमने चलाई zombie.sh, ये zombie.sh है, जो कि अब स्लीप 100 से रिप्लेस हो चुकी है, ठीक है। एग्जैक्ट कमांड क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, सेम PID का यूज़ करके नए कोड के साथ रिप्लेस कर देता है। तो ये स्लीप 100 ही दिख रही है। तो स्लीप 100 कुछ नहीं है, ये हमारी ये पर्टिकुलर बैश स्क्रिप्ट ही है। तो बैश स्क्रिप्ट जिसकी PID 9569 है, 9569 बैश स्क्रिप्ट ने बहुत सारी स्लीप प्रोसेसेस को शूट किया था अभी फॉर लूप में। तो अब देखो कि जितनी भी स्लीप है इन सबका PPID सेम है, एक ही PPID ने 9569 PPID ने बहुत सारी स्लीप प्रोसेस को कॉल किया हुआ है। अभी इस टाइम बीइंग के लिए ना स्लीप जो है, जो एक अलग अलग प्रोसेस स्लीप 1 सेकंड की बनाई थी हमने, एक एक सेकंड तो गुजर चुका। अब एक एक सेकंड के चक्कर में क्या हुआ है कि ये बहुत सारी प्रोसेस जो कि एक एक सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होनी थी, वो होके अभी रुकी हुई हैं, होके वो उनका एग्जिट कॉल हो चुका है, वो अभी रुकी हुई है। अब वो रुकने के बाद क्या हो रहा है, पेरेंट का वेट चल रहा है कि भाई पेरेंट तू आ, और जो हमारा सबका वेट कॉल करके हमारे सबका जो एग्जिट स्टेटस है उसको नोट कर ले, ताकि प्रोसेस टेबल में से, ये प्रोसेस टेबल ही लगा लो जो सामने आपको दिख रहा है, प्रोसेस टेबल में से इनकी एंट्री निकल जाए। तो अभी प्रोसेस टेबल में इनकी एंट्री है, क्योंकि अभी तक आपकी पेरेंट प्रोसेस एग्जिट नहीं हुई थी। अब देखो पेरेंट प्रोसेस एग्जिट हो चुकी है। अब अगर मैं PS-AL देखूंगा तो कितनी एंट्री दिख रही है, इतनी सी एंट्री दिख रही है, जिसमें कि ये एंट्री किसकी है, ये आपकी टर्मिनल की एंट्री थी। तो यानी कि उस टाइम के लिए अभी जो थोड़ा सा टाइम बीच में देखा अभी हमने, जिसमें हमें ज़ॉम्बी प्रोसेसेस दिख रही थी, आपके पास कुछ टाइम के लिए सिस्टम में ज़ॉम्बी प्रोसेसेस थी। और जैसे ही पेरेंट आया और उन्होंने रीड करा कि हाँ जितनी भी प्रोसेस मैंने शूट करी थी, जितनी भी चाइल्ड प्रोसेस मैंने शूट करी थी, उन सबका एग्जिट स्टेटस ने रीड करा। रीड करने के बाद सारी जो आपकी जो स्लीप की ये प्रोसेस जो ज़ॉम्बी बनी हुई थी सारी हट चुकी है। अगर मैं इसको डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करूं तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले टर्मिनल कॉल किया, टर्मिनल से मैंने एक बैश स्क्रिप्ट कॉल करी। बैश स्क्रिप्ट ने क्या करा, बैश स्क्रिप्ट ने दो काम करे। सबसे पहले उसने बहुत सारी स्लीप प्रोसेस बना दी, जो कि क्या कर रही थी, जो कि 1 सेकंड चल रही थी, बस 1 सेकंड चलने के बाद एग्जिट हो जा रही थी। 1 सेकंड चलने के बाद एग्जिट हो जा रही थी। उसके बाद मैंने क्या करा था, जो बैश कमांड है इसको एग्जीक्यूट कमांड यूज करके मैंने इसके कोड को रिप्लेस कर दिया था स्लीप 100 से। फिर ये कोड बन गया था स्लीप 100, और ये स्लीप 100 करके रनिंग स्टेट पे था। अब जिस टाइम पे ये रनिंग स्टेट पे था, उस टाइम पे ये सारी आपकी जितनी भी प्रोसेस थी, ये एक एक सेकेंड एग्जीक्यूट करके एग्जिट करके बैठी हैं, और प्रोसेस टेबल में इनकी एंट्री अभी भी है। और क्यों एंट्री है, क्योंकि जो ये आपकी पेरेंट प्रोसेस थी, जो कि अब ये है, ये पेरेंट प्रोसेस जो है, इसने आगे इन सब का एग्जिट स्टेटस को रीड नहीं किया है। आफ्टर 100 सेकेंड जब एग्जिट स्टेटस रीड हो जाता है तो ज़ॉम्बी प्रोसेसेस जो आपकी Z+ प्रोसेसेस जो है चली जाती हैं आपके प्रोसेस टेबल से। ये हमने लाइव एग्जांपल में देखा, ठीक है। तो ये था हमारा ज़ॉम्बी प्रोसेस का सार। अब थोड़ा नोट्स पे नज़र डाल लेते हैं। नोट्स पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने स्वैपिंग पढ़ा, ठीक है। स्वैपिंग कौन करता है, MTS करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। उसके डायग्राम को हमने समझा। कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम, आज हमने फिर से एक बार डिस्कस किया, थोड़ा PCB का यूज़ करके एग्जांपल को देने की कोशिश करी। ऑर्फन प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस जिनके पेरेंट नहीं है, ठीक है, जो कि अभी भी रनिंग है बट उनके पेरेंट नहीं है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, जब ऐसा होता है
तो वो पर्टिकुलर ऑर्फन प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट कर ली जाती है इनिट प्रोसेस के द्वारा। और इनिट प्रोसेस क्या थी? ओएस की सबसे पहली प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ज़ॉम्बी प्रोसेस में। ज़ॉम्बी प्रोसेस को हम डिफंक्ट प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस भी बोलते हैं। कुछ ओएस में ज़ॉम्बी आपको कर्नल पे नाम दिखेगा कि ज़ॉम्बी का यूज़ हो रहा होगा इम्प्लीमेंटेशन में। कुछ ओएस के अंदर डिफंक्ट प्रोसेस करके इसका यूज़ हो रहा होगा। ज़ॉम्बी प्रोसेस कौन सी है? जिनकी जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है, हुज एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड बट अभी भी उनकी प्रोसेस टेबल में एंट्री है, ठीक है। ज़ॉम्बी प्रोसेस नॉर्मली क्या चाइल्ड प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल देखा, स्लीप करके हमने ज़ॉम्बी प्रोसेस बनाई थी जो कि चाइल्ड थी उस बैश स्क्रिप्ट की, ठीक है। और जब भी पेरेंट आके रीड कर लेता है एग्जिट स्टेटस, तो क्या होता है? तो बेसिकली प्रोसेस टेबल से ज़ॉम्बी प्रोसेस की एंट्री चली जाती है, जिसको हम रीपिंग ऑफ द ज़ॉम्बी प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये 4 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ऑर्फन प्रोसेस और ज़ॉम्बी प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यार इसको ज़रूर ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।